तेजपाल सिंह, आचार्य लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 9 में भूगोल विषय में प्राकृतिक वनस्पति एवं जीव जंतु के बारे में अध्ययन करेंगे और मुझे उम्मीद है कि जो इसके बारे में बताया जाएगा आप उसे समझने का और सीखने का प्रयत्न करेंगे। मैं भी भरपूर प्रयास करूंगा कि इसमें जितना ज्ञान दे सकता हूं देने की कोशिश करूंगा। बच्चों, सबसे पहले पाठ का नाम है प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति एवं जीव, इसमें दो पार्ट हैं। भारत में पाए जाने वाली वनस्पति और उसमें रहने वाले जीव जंतु, उनके बारे में अध्ययन करना है। तो इसमें वनस्पति किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, इसे बताने से पहले मैं आपको मोटे तौर पर बताना चाहता हूं कि वनस्पति के जो भारत में हैं वो दो रूप हैं, एक देसी वनस्पति और एक विदेशी वनस्पति। देशीय या देशज वनस्पति से अभिप्राय है वह पेड़ पौधे, वह वनस्पति जो हमारे देश में मूल रूप से उत्पन्न हुई है, जिसका जन्म ही भारत में हुआ हो, उसे कहते हैं देशज वनस्पति। परंतु जिसके पेड़ पौधे या जिसके बीज दूसरे देशों से लाकर यहाँ पर रोपित किए गए हों और उनका विकास किया गया हो, उसे कहते हैं विदेशी वनस्पति। तो आप समझ गए होंगे कि देसी वनस्पति और विदेशी वनस्पति से अभिप्राय। आपने देखा होगा भारत में आजकल बहुत सारी नर्सरियों में विदेशी पेड़ पौधे बड़ी मात्रा में लगे हुए हैं और हमारे देश के भी पेड़ पौधे हैं। अब कुछ चलन सा हो गया है कि विदेशी पौधों को भी अपनी नर्सरी में या अपने घर पर लगाया जाए, क्योंकि भारत में भी इसके बारे में अनुसंधान हो रहे हैं उनकी अच्छी जो है क्वालिटी बनाने की। यह आपने जाना कि भारत में वनस्पति के दो रूप। अब इससे आगे बढ़ते हैं कि भारत में जो वनस्पति है उसकी विविधता के कारण क्या हैं। विविधता के कारण क्या हैं, अर्थात भारत में एक ही प्रकार की या दो प्रकार की वनस्पति ही नहीं पाई जाती, बल्कि अनेक प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इसके पीछे मूल कारण क्या क्या हैं, इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे और इनके अध्ययन करने के उपरांत ही हम वनस्पति के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। तो प्राकृतिक वनस्पति की विविधता के कारण में सबसे पहले मुख्य पॉइंट है धरातल। धरातल से वनस्पति पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह जानना अति आवश्यक है। आप जानते हैं कि भारत में विभिन्नताएं हैं, भूमि धरातल अलग अलग प्रकार का है। तो कहीं पठारी है, कहीं मरुस्थलीय भाग है, कहीं पहाड़ी है। तो इस प्रकार से अगर जिस रूप का धरातल होगा वहाँ पर उसी प्रकार की वनस्पति भी उत्पन्न होगी। उदाहरण के रूप में जान सकते हैं, हमारे जो है राजस्थान वाले क्षेत्र में धरातल है रेतीला भाग। अब रेतीला भाग होने के कारण वहाँ पर कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। दूसरा उदाहरण हो गया पर्वतीय भाग। पर्वतीय भाग में धरातल ऊंचा नीचा होता है, ढालदार होता है। वहाँ पर शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं जिनकी लंबाई अधिक होती है। आप उसमें देखेंगे मैदानी भागों में यहाँ पर चौड़े बड़े आकार के वृक्ष पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ का धरातल समतल है। इसलिए विभिन्न प्रकार के धरातल होने के कारण वनस्पति भी विभिन्न प्रकार की पाई जाती है। इसी प्रकार से आगे इसमें एक शब्द है वर्षा। वर्षा का वनस्पति जगत में बहुत अधिक प्रभाव होता है।
आपने देखा होगा बच्चों, इस समय वर्षा ऋतु चल रही है। जिन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है या हो रही है वहाँ पर वनस्पति बहुत अधिक तेज गति से बढ़ती है, और जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ पर वनस्पति कम मात्रा में पैदा होती है। इसलिए भारत के जिन क्षेत्रों में भी वर्षा अधिक होती है यहाँ पर उन भागों में वनस्पति अधिक मात्रा में है, उसे सघन वनस्पति कहते हैं। जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होगी वहाँ पानी की कमी के कारण जो है वहाँ की वनस्पति पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती और बल्कि कटीली झाड़ियों के रूप में होती है, जैसे कि राजस्थान में वर्षा कम होने का कारण है। तीसरा कारण है सूर्य का ताप, सूर्य का प्रकाश, दोनों ही महत्वपूर्ण है। जिन भागों में सूर्य का प्रकाश जिन भागों में सूर्य का प्रकाश अधिक समय तक रहता है, अधिक समय तक रुकता है, वहाँ पर वनस्पति अधिक विकसित होती है, क्योंकि उन्हें भूमि से तो भोजन प्राप्त होता ही है, लेकिन सूर्य के प्रकाश से भी पेड़ पौधे भोजन प्राप्त करते हैं। और जिन क्षेत्रों में सूर्य का प्रकाश कम मात्रा में प्राप्त होता है वहाँ पर पेड़ पौधों का विकास कम होता है, क्योंकि वहाँ सूर्य से उन्हें भोजन भरपूर मात्रा में प्राप्त नहीं होता। इसलिए वनस्पति की विभिन्नता के कारणों में सूर्य का प्रकाश भी महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार आगे चलती है मृदा। मृदा माने मिट्टी। देख, आप जानते हैं किसी भी क्षेत्र में जहाँ उपजाऊ मिट्टी होती है वहाँ पर पेड़ पौधे फसल सबका उत्पादन अधिक मात्रा में होता है, और जिन क्षेत्रों की मृदा माने मिट्टी उपजाऊ नहीं होती, कम उपजाऊ होती है, तो वहाँ पर वनस्पति भी और फसलें भी अधिक मात्रा में उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि उनके अंदर उपजाऊपन की शक्ति कम होती है। तो बच्चों, आपने यह जाना कि भारत में विभिन्न प्रकार की वनस्पति क्यों पाई जाती है। इसके कारण थे धरातल, वर्षा, सूर्य का प्रकाश, मृदा। कारण और भी हैं, लेकिन इस पाठ को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए फिलहाल इतना ही। अब आपको इसके बारे में अध्ययन ये करना है कि यह तो हमने जान ही लिया कि भारत में विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, इसके कारण क्या हैं। अब वो अध्ययन ये करेंगे कि भारत में विभिन्न प्रकार की वनस्पति है कौन कौन सी, उसके क्या क्या विशेषताएं हैं, इस बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले भारत में हम अध्ययन करेंगे कौन से प्रकार के। मुख्य रूप से भारत में 5 प्रकार की वनस्पति पाई जाती है प्राकृतिक, जिनको वन भी कहते हैं। उनमें पहला स्थान है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। पहले प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इसके नाम से ही हमें विदित हो रहा है कि जिन क्षेत्रों में उष्ण जलवायु का प्रभाव होता है तो वहाँ पर वर्षा अधिक होगी, और वर्षा अधिक होगी तो उन क्षेत्रों में वनस्पति ज़्यादा पैदा होगी। और सदाबहार का मतलब होता है जो सदा हरी भरी रहती हो, वर्ष के अधिकांश महीने हरी भरी रहती हो, उसे कहते हैं सदाबहार वनस्पति। तो अब इसको ये जानना है कि ये वनस्पति किन क्षेत्रों में पाई जाती है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, यह भी आपको जान लेना है। सबसे पहले तो हम मानचित्र पे इसका जो थोड़ा सा ध्यान करेंगे कि ये सदाबहार वनस्पति है कहाँ। हमने अभी बताया जिन क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, भारत के जिन क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ पर इस प्रकार की वनस्पति अर्थात सदाबहार वन पाए जाते हैं। मानचित्र में बच्चों आप देख सकते हैं, ये जो है भारत के पश्चिमी समुद्र तटीय भाग, तमिलनाडु का तटीय भाग, पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर, और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटीय भाग, साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये हमारे द्वीप हैं। इन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। बड़ी मात्रा में इतने सघन होते हैं कि इनके बीच से कोई जंगली जानवर भी निकलना मुश्किल हो जाता है, और इनकी ऊंचाई पेड़ों की कम से कम 60-60 मीटर के लगभग पहुंच जाती है। परंतु बच्चों,
इस वनस्पति के बारे में यह जानने के साथ साथ यह भी जानो कि इन वनों का महत्व आर्थिक बहुत कम है। आर्थिक महत्व कम क्यों है? क्योंकि इन क्षेत्रों में वनों की लकड़ी को काटकर लाना और उसे उपयोग में लाना बहुत कठिन कार्य है। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए इन वनों का आर्थिक क्षेत्र या इनका महत्व मानसूनी वनों की अपेक्षा कम है। आपने देखा होगा कोई बहुत कीमती चीज़ है लेकिन उसे हम प्राप्त नहीं कर सकते, तो वह मनुष्य के लिए कीमती नहीं हो सकती, क्योंकि उसका उपयोग नहीं कर पा रहा। जिसका उपयोग करता है उसके लिए वही महत्वपूर्ण हो जाती है। अब इन वनों में कौन कौन से प्रकार के पेड़ पौधे अधिक पाए जाते हैं, कौन कौन से वृक्ष अधिक होते हैं? उनमें आबनूस, सिनकोना, रबड़ के वृक्ष और महोगनी, ये ऐसे वृक्ष हैं जो सदा हरे भरे रहते हैं, चौड़ी पत्ती वाले होते हैं, और इनमें क्योंकि इनमें वर्षा के पानी की कमी नहीं होती, जलवायु भी यहाँ नम होती है, इस कारण से इन्हीं वनों के बीच में अब यह भी जानना आवश्यक है कि इन वनों के बीच में जीव जंतु भी पाए जाते हैं, और वह जीव जंतु बड़ी मात्रा में होते हैं। इनको उनमें से जिनमें प्रमुख रूप से हाथी हैं, लंगूर हैं, हिरन हैं, इस प्रकार के अनेक जीव जंतु और भी हैं जो इन पेड़ पौधों के बीच में, वनों के बीच में निवास करते हैं और अपना जीवन का आश्रय इन वनों पर ही निर्भर करते हैं। अब आपने यह जान लिया कि भारत में जो उष्णकटिबंधीय वन हैं उनमें एक का अध्ययन आप कर चुके हैं, परंतु अब इसी प्रकार दूसरे वन का नाम है, दूसरी प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति का नाम है मानसूनी या पर्णपाती वन। इसको हम उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भी कह सकते हैं, क्योंकि जलवायु लगभग समान है, तो इसलिए यह वन उन क्षेत्रों में मिलते हैं जहाँ पर भारत में 70 सेंटीमीटर से अधिक और 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती हो, ऐसे भागों में मानसूनी वन या पर्णपाती वन भारत में पाए जाते हैं। इन वनों का आर्थिक महत्व सदाबहार वनों से अधिक है, क्योंकि इन वनों की लकड़ी का उपयोग बड़ी मात्रा में करते हैं, इस कारण से इनका आर्थिक महत्व भी अधिक है। इन वनों में मुख्य रूप से जो वृक्ष हैं जो पाए जाते हैं उनमें शीशम, सागौन, चंदन, नीम, पीपल आदि अन्य पेड़ पौधों की अधिकता होती है, इसलिए इनके बड़ी मात्रा में उपयोग करने के कारण इनका आर्थिक महत्व भी अधिक है। अब इन वनों का क्षेत्रफल हम भारत के मानचित्र पर जानने की कोशिश करते हैं। बच्चों, अभी हमने आपको बताया था उष्ण सदाबहार वन, ये जो बिल्कुल ब्लैक भाग हैं ये पहले वनों का डिटेल आपको बता ही दिया है। अब आप जानेंगे मानसूनी वन, पर्णपाती वन। तो अब पर्णपाती वन में आप जान सकते हैं ये जो है, ये जो कट लगे हुए निशान है क्रॉस के, यह पर्णपाती वनों के ही क्षेत्र हैं। अब क्षेत्र देखेंगे आप, उत्तर के मैदानी भाग से लेकर इसके अंतर्गत फिर और नीचे दक्षिण में गुजरात का पूर्वी तट, यहाँ तक कि तमिलनाडु का पूर्वी तट और आंध्र प्रदेश के तटीय भागों में इस प्रकार के वन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब आप जानना चाहेंगे कि बीच में ये भाग जो है दूसरे प्रकार का वन क्यों आ गया, यहाँ पर इस प्रकार के वन क्यों नहीं हैं? इसका कारण है यह क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ने के कारण यहाँ पर इस प्रकार के वन नहीं पाए जाते। तो इस प्रकार के वन उत्तर प्रदेश, पंजाब और जो है यहाँ पर कुछ हिमाचल प्रदेश का दक्षिणी भाग भी है जहाँ पर ये क्षेत्र मिलते हैं। तो इस प्रकार के वनों में मुख्य रूप से आपको हमने बता दिया कि जंगली जानवर जिनमें शेर, हाथी, सांप और दूसरे पेड़ पौधे शीशम, सागौन, चंदन, नीम, पीपल, सबसे बड़े भाग पर यही वन फैले हुए हैं। आप मानचित्र से भी विदित हो रहा है कि सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र है यह पर्णपाती वनों का ही है। अब इस वनों में अध्ययन करने के बाद अब तीसरे वन का नाम है पर्वतीय वन। तीसरे वनों का नाम है पर्वतीय वन, जैसा कि नाम से ही विदित है। पर्वतीय माने पर्वतों पर पाए जाने वाले वन,
भारत के पर्वतीय भाग, जो ऊंचे भाग हैं, उन पर मिलने वाले वनों को या प्राकृतिक वनस्पति को हम पर्वतीय वनस्पति के नाम से जानते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में जो वनस्पति है वह ऊंचाई के अनुसार अपना रूप परिवर्तन करती रहती है, अर्थात क्योंकि वहाँ की जलवायु है और वहाँ का धरातल बदलता रहता है, इस कारण से वहाँ पर इस प्रकार के वनस्पति में अंतर पाया जाता है। जैसे 3600 मीटर की अधिक ऊंचाई होने पर वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं, आपको काई के रूप में या अल्पाइन वन के रूप में जिन्हों को जाना जाता है, इस प्रकार के वहाँ पर वनस्पति पाई जाती है। लेकिन 1500 मीटर से लेकर 2000 मीटर की ऊंचाई तक अगर पेड़ पौधे पाए जाते हैं तो उनमें मुख्य रूप से साल, चीड़, देवदार प्रकार के वृक्ष बहुत मात्रा में मिलते हैं। अर्थात जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी उनकी वनस्पति में भी अंतर होता चला जाएगा। इसका कारण यही है तापमान और जलवायु में अंतर होने का कारण। अब इन वनों में मुख्य रूप से गिलहरी, तेंदुआ, आइबेक्स इस प्रकार के जीव जंतु होते हैं। आपको मैं बता दूं कि आपने इनका नाम तो सुना ही होगा, गिलहरी और तेंदुआ का, लेकिन आइबेक्स का नाम नहीं सुना होगा। आइबेक्स जानवर को आप किसी नेट पर देख सकते हैं, उसकी आंखें इतनी भयानक होती हैं, उसको देखकर इतना भय लगता है। जीव तो गिलहरी जैसा ही होता है, लेकिन देखने में उसका भाव ऐसा होता है बहुत खतरनाक, आँख पीली होना। तो इसलिए हमने भी बहुत अधिक नहीं, हमने भी नेट पर इसकी जानकारी करी, तो इसलिए आपको इसके बारे में ज्ञान दिया जा रहा है। अब इनमें हमने 3 वनों का अध्ययन कर चुके हैं। नंबर 1 सदाबहार वन, नंबर 2 पर्वतीय वन। पर्वतीय वन का एक बार यहाँ देखें, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये क्योंकि ये पर्वतीय भाग हैं भारत के मुख्य रूप से। जब पर्वतीय भाग हैं तो इनमें ही पाए जाते हैं ये पर्वतीय वन, और इनकी विशेषताएं भी इसलिए अन्य वनों से अलग भिन्न पाई जाती हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम। चौथा नंबर है कटीले वन, कटीली झाड़ियाँ जिनके नाम से भी जाना जाता है। ये कटीले वन का अभिप्राय है ऐसे पेड़ पौधे जिनमें कांटे अधिक होते हैं, इसलिए इनको कटीले वन के नाम से जाना जाता है। वनस्पति अपनी जलवायु और धरातल के अनुसार बदल जाती है, तो ये कटीले वन वहाँ पर मिलते हैं जहाँ पर वर्षा की मात्रा कम होती है। जहाँ पर पूरे वर्ष 70 सेंटीमीटर से भी वर्षा कम होती है, वहाँ पर कटीले वन पाए जाते हैं, कारण वर्षा की कमी होना। और इनमें कांटे अधिक होते हैं, इनकी पत्तियाँ बहुत छोटी होती हैं, इनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं, क्योंकि पत्ती और कांटों से वाष्पीकरण कम होता है। गहरी जड़ों से यह अभिप्राय है कि वो बहुत गहराई से नमी प्राप्त करती हैं, इस कारण से वहाँ पर भी ये वर्षा अगर नहीं होती है तो भी यह जीवित रहती हैं और इनका विकास होता रहता है। तो कारण यही है कि वर्षा कम होने के कारण ये कटीले वन झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इनमें मुख्य रूप से कौन कौन से पेड़ पौधे होते हैं कटीले वनों में, आप देखें। जैसे आपने देखा होगा खजूर बड़ी मात्रा में वहीं पैदा होते हैं जहाँ पानी की कमी। इसी प्रकार नागफनी, बबूल, कैक्टस, इस प्रकार के पेड़ पौधों की अधिकता वहाँ पर कटीले वनों में पाई जाती है। कारण यही है कि इनकी जो पत्तियाँ होती हैं छोटी होती हैं, इन पर कांटे होते हैं, तो इनसे ये ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनसे वाष्पीकरण कम मात्रा में होता तो है, लेकिन अन्य पेड़ पौधों की अपेक्षा कम मात्रा में होता है। और इनकी जड़ें बहुत लंबी गहराई में होती हैं, तो वहाँ से ये नमी प्राप्त करती रहती हैं, इस कारण से यह जीवित पेड़ पौधे बने रहते हैं। अब हमने इनके बारे में मानचित्र पर ध्यान भी देना हमें आवश्यक है। आप बच्चों देख सकते हैं भारत का ये जो है पश्चिमी भाग जिसमें राजस्थान है। अब आप राजस्थान को भी नहीं, इसके साथ साथ आपने पंजाब का देखा होगा भाग, ये पंजाब क्षेत्र है यहाँ पर, तो पंजाब का भी कुछ क्षेत्र है, पंजाब के साथ राजस्थान भी है, कुछ मध्य प्रदेश का हिस्सा भी लगा हुआ है, यहाँ पर गुजरात का हिस्सा भी लगा हुआ। इतने बड़े क्षेत्र पर जहाँ ये जो है डॉट डॉट दिया हुआ है,
यहाँ पर कटीले वन पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेगिस्तान की मात्रा अधिक है। जैसे जैसे हम क्षेत्र से पश्चिम की ओर बढ़ते जाएंगे, मरुस्थलीय भाग बढ़ता चला जाएगा। यह भी जान लेना आवश्यक है बच्चों, यह भाग भारत का सबसे अधिक रेगिस्तानी भाग है, जिसे बोलते हैं थार का मरुस्थल। ये थार का मरुस्थल सबसे बड़ा रेगिस्तानी भाग भारत का, इसलिए यहाँ पर पाई जाती हैं कटीली झाड़ियाँ, और उसके अनुसार ही यहाँ पर होते हैं जीव जंतु। अब इनमें जीव जंतु सबसे पहले देखो, आपने सुना होगा कि ऊँट रेगिस्तान का जहाज होता है। अब रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऊँट एक ऐसा जानवर है जो रेत पर आसानी से चल लेता है, वजन भी ढो लेता है, और वह कई दिन तक बिना पानी पिए भी जीवित रह सकता है, और वहाँ के लोगों के जीवन का आधार भी होता है। इसलिए इसको कहते हैं रेगिस्तान का जहाज। तो ऊँट के अलावा इन क्षेत्रों में जो पाए जाते हैं जीव जंतु और भी हैं, परंतु ऊँट का मुख्य रूप से प्रमुख स्थान है। अब 5वें नंबर के वनों में मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन को हम 2-3 नामों से जानते हैं बच्चों। सुंदरी वन भी बोलते हैं इनको डेल्टाई वन भी कहते हैं। अब इसके पीछे ऐसा क्यों नाम है? देखो, किसी भी चीज़ की अधिकता होने के कारण ही उसके नाम पर उसका नामकरण कर दिया जाता है। मैंग्रोव वन, ये वन अधिकांशतः नदियों के डेल्टाई भागों में पाए जाते हैं, या जिन क्षेत्रों में ज्वार भाटा अधिक आता है उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब मैंग्रोव वन भारत के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, पहले मानचित्र पर प्रकाश डालेंगे, उसके बाद में आगे। आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल में कोलकाता, जहां पर सुंदरबन डेल्टा कहलाता है, यहां पर आप देखेंगे, यहां पर भारत के आंध्र प्रदेश के तटीय भाग, यहां पर भी इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इसी प्रकार से ये समुद्र के किनारे, जहां पर ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी आकर समुद्र में जहां जहां आकर गिरती हैं, और वहां पर डेल्टाई भाग हैं, ज्वार भाटाई क्षेत्र हैं, वहां पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इसलिए इनको हम डेल्टाई वन, मैंग्रोव वन और सुंदरी वन भी कहते हैं। अब सुंदरी वन क्यों कहते हैं, इसके पीछे कारण आपने नहीं सुना तो आपको बता देते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई भाग है। इस क्षेत्र में सुंदर वन की अधिकता होने के कारण वहाँ एक वृक्ष का नाम है सुंदर, वह बहुत बड़ी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए उन वनों के नाम पर भी इसका नाम डेल्टाई वन और सुंदरी वन भी रखा गया है। अब ये जो है ज्वार भाटा क्षेत्रों में अधिक होने के कारण आप जानते हैं इनकी जड़ों में पानी भरा रहता है, इनकी जड़ें पानी में डूबी रहती हैं, समुद्र के किनारे होती हैं। इस कारण से इनको जो है डेल्टाई वन या समुद्र तटीय भागों के वन भी कहा जाता है। अब इन वनों में मुख्य रूप से कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं? घड़ियाल, कछुए और मगरमच्छ। कुछ बच्चे ये भी जानते कि घड़ियाल और मगरमच्छ एक ही है। बच्चों, ऐसा नहीं है, ये दोनों प्रजाति अलग अलग हैं। तो इसलिए यहाँ पर ऐसे जीव जंतु क्यों पाए जाते हैं? इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ वह पानी में ही रहते हैं, पानी में निवास करते हैं, जीवन यापन वहीं करते हैं, पानी की अधिकता होती है। इस कारण से इसी प्रकार के जीव जंतु उस तटीय डेल्टाई भागों में पाए जाते हैं। अब हमने यह जान लिया कि भारत में 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। 5 प्रकार के वन, जिनमें एक बार रिपीट कर देते हैं। नंबर 1 उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, नंबर 2 मानसूनी या पर्णपाती वन, तीसरे पर्वतीय वन और चौथे कटीले वन, और नंबर 5 मैंग्रोव वन या डेल्टाई वन या सुंदरी वन। अब 5 प्रकार के वनों का अध्ययन हम कर चुके हैं, इनकी विशेषता बता चुके हैं, किन भागों में पाए जाते हैं, यह भी कौन से मुख्य वृक्ष हैं और इनमें कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं। अब इन वनों के साथ साथ हम इन वनों का आर्थिक महत्व भी समझेंगे। इन वनों से क्या क्या लाभ होते हैं। बच्चों, वनस्पति किसी भी देश में जितनी अधिक होगी उतने ही उस देश के लिए लाभकारी होती है। जिस हिसाब से हमारे देश में पॉपुलेशन है, उस हिसाब से हमारे देश में वनों की
जो क्षेत्रफल है या वनों का जो क्षेत्रफल है वह कम है। भारत में 21.05% भूमि पर वन है, परंतु 33% वैज्ञानिकों का कहना है कि 33% भूभाग पर वन अवश्य होने चाहिए। अब वनों का क्षेत्रफल घटने के कारण भी अनेक हैं। मनुष्य की आवश्यकताएं इतनी अधिक हो गई हैं और उस आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए इतने वन काटे जा रहे हैं कि वनों का क्षेत्रफल घट रहा है। फिर भी सरकार प्रयास करती है, जनमानस को भी प्रेरित किया जाता है कि वनों का क्षेत्रफल किसी भी प्रकार से कम नहीं होना चाहिए, जितना बढ़ना है उसे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। अब हम इनके वनों से संबंधित लाभों को जानेंगे, आर्थिक महत्व समझेंगे, वनों से लाभ क्या है। बच्चों, ये 5 प्रकार के वन हैं। इनमें किन्हीं वनों का महत्व बहुत अधिक है, कुछों का कम है, लेकिन है सभी का। अगर किसी की लकड़ी हमारे काम भी नहीं आती, लेकिन वह पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में, प्राकृतिक वातावरण को स्वच्छ बनाने में, तो उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। आपने देखे होंगे पुष्प हैं, पुष्प की कोई हमें क्या है, उससे सुंदरता, उसकी खुशबू और वातावरण को शुद्ध करते हैं। अब जो है इसी प्रकार साल, सागौन, नीम आदि के पेड़ों की लकड़ी हम इमारतों के रूप में लेते हैं। तो इस कारण से कहीं ना कहीं इनका जरूर महत्व है और इन महत्व के कारण ही ये जो है वन हमेशा देश के आर्थिक धरोहर के रूप में जाने जाते हैं। अब सबसे पहले हम इनका महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत में जो वन हैं, कारखानों के लिए, वनों से कारखानों के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। अनेक उद्योग धंधे ऐसे हैं जो उद्योगों को कच्चा जो है माल प्रदान करते हैं। अनेक उद्योग इन वनों की लकड़ी पर, इनकी पत्तियों पर आदि चीज़ों पर ही निर्भर होते हैं। इसलिए उद्योगों को आर्थिक रूप से कच्चा माल प्रदान करना और उनका विकास करना वनों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है उस कार्य में। इसी प्रकार जितने भी पेड़ पौधे हैं, चाहे वो संसार में या किसी भी देश में, पर्यावरण को शुद्ध रखने में भरपूर प्रयास होता है उनके द्वारा, और शुद्ध भी रखते हैं और वातावरण को शुद्ध भी बनाते हैं। इसी प्रकार से वन जो होते हैं वह वर्षा कराने में भी सहायक होते हैं। वर्षा कराने में कैसे सहायक होते हैं? क्योंकि इनसे वाष्पीकरण होता है, वायुमंडल में वाष्प की मात्रा बढ़ जाती है और मात्रा बढ़ने के कारण वह वर्षा कराने में सहयोगी हो जाते हैं। इसलिए वन वर्षा कराने में सहायक कहलाते हैं। आगे जो वनों के जो लकड़ी है उसका उपयोग बड़ी मात्रा में इमारतों में, या पहले तो रेल लाइन के जो है लाइनों के नीचे भी स्लीपर के रूप में होता था, परंतु आजकल तो इमारतों में बहुत अधिक मात्रा में इनका उपयोग हो रहा है। क्योंकि जो इमारत हैं उसमें लकड़ी का उपयोग अनेक कार्यों के लिए किया जाता है, तो इसलिए इनका महत्व इस रूप में भी जाना जाता है। आपने देखा होगा वनों के आसपास पेड़ पौधों से जो मिलने वाली लकड़ी है, जो सूख जाती है या टूट के गिर जाती है, उसका उपयोग लोग ईंधन के रूप में करते हैं। उसका वह ईंधन जलाने के बाद उसका उपयोग कर लेते हैं। इसी प्रकार से आपने देखा होगा ये जितने भी वन हैं इनमें जो जीव जंतु हैं इनका ये आश्रय होता है। जीव जंतु वनों में ही निवास करते हैं, जंगली जीव जंतु, और उनको वो सहारा प्रदान करते हैं, आश्रय प्रदान करते हैं। अब जितने अधिक मात्रा में वनों को काटा जा रहा है, इसलिए जंगली जीव जंतु उन वनों से निकलकर आबादी की ओर दौड़ रहे हैं। इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनका आश्रय छीन रहा है मनुष्य अपनी स्वार्थ नीति के कारण। जंगली जीवों को भी बचाना और वनों को भी बचाना आवश्यक है। इसलिए ऐसा प्रयास सरकार कर रही है कि किसी भी तरह ये वन हमारे क्षेत्र में कम नहीं होने चाहिए और उन्हीं में हमारे जो जंगली जीव जंतु हैं उनको भी हमें बचाना है। वन आपने देखा होगा जिन क्षेत्रों में नदी की बाढ़ बहुत अधिक मात्रा में आती है, नदी की बाढ़ को भी कम करने में या बाढ़ कटाव को रोकने में मदद करते हैं। क्योंकि पेड़ पौधों की जड़ें भूमि को जकड़े होती हैं, वह मिट्टी को जकड़े होती हैं। अगर नदी का बहाव है तो वहाँ आसानी से मिट्टी का कटाव भी कम होगा
और इसलिए भूमि के कटाव को तटों, जहाँ भी नदी के तट हैं वहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, जिससे वहाँ पर तट मजबूत हो सके और भूमि का कटाव भी कम हो सके। इस प्रकार वनों का इतना अधिक महत्व है कि इनके महत्व के बारे में जितना भी प्रकाश डाला जाए वह कम है। आगे आप जानेंगे कि इन वनों के महत्व के साथ साथ आपने देखा होगा दवाई, अनेक प्रकार दवाई उद्योग है, औषधि, वनों से हमें अनेक प्रकार की औषधियाँ, देसी जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती हैं। बहुत मुश्किल से वह प्राप्त होती हैं क्योंकि ये वनों में ही प्राप्त होती थी। अब ये वनों से प्राप्त करना कोई आसान कार्य नहीं होता। तो फिर भी आज के वैज्ञानिक जो जानते हैं वो जड़ी बूटियाँ वनों से ही इकट्ठा करते हैं और उनका उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। वनों से बड़ी मात्रा में कागज़ उद्योग के लिए लकड़ी प्राप्त होती है जिससे कागज़ बनाया जाता है। कुछ पेड़ पौधों की छाल ऐसी होती है उनसे कागज़ बनता, सबसे तो बनता नहीं। इसलिए कागज़ उद्योग के लिए वन महत्वपूर्ण अपना योगदान प्रदान करते हैं। आज इतना ही और किसी दिन फिर। धन्यवाद।